हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पौधों और पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। Bujo wants to know how plants prepare their own food. Mode of nutrition in plants. केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और अलग अलग जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु और अधिकतर अन्य जीव पौधे पेड़ पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अब हम पूछ सकते हैं कि पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पौधों के सभी भागों में निर्मित होता है या केवल कुछ विशेष भागों में? पौधे अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। पत्तियां पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। सेल्स, कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाहरी संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं और जड़, तना, शाखाओं, पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. पौधों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे।
Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पत्तियों में एक हरा वड़क होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर ये एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पौधों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को और भी हम समीकरण द्वारा देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। Beside leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant. पत्तियों के अतिरिक्त पौधों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क और सूल रूप हो जाती हैं। इन पौधों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. Activity 1. एक ही प्रकार के पौधों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधेरे यानी ब्लैक बॉक्स में 72 आवर्स के लिए रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पौधों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने क्लास 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधेरे में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और फिर से इसकी पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे या अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं यानी ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब या ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी, काई जैसे पौधे देखे होंगे। ये हमेशा कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल
कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा ही क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पौधे इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलकर मिट्टी में निर्मुक्त कर देते हैं। ये विलय पदार्थ पौधों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनीय पदार्थों की प्रचुरता भी होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पौधों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके बाद पौधे खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं और वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ये पौधों भी अपने पोषण के लिए अन्य पौधों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटे रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है इस फिगर में? ये एक पौधा अमर बेल का है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पौधों से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप परपोषी कहलाते हैं। क्योंकि अमर बेल जैसे पौधे परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जीव भी एक प्रकार की परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने टीचर से इस टॉपिक पर बात करना चाहिए। क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है या उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? Paheli wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice, and leeches that suck our blood are also parasites. कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। क्या वो विस्मयकारी नहीं हैं? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, जैसा कि आप इस 1.6 के फिगर में देख रहे हैं। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर कई प्रकार के रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, यानी अधोमुखी होते हैं।
जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वो उसके रोम के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का खाने वाले ऐसे पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और संडियो कीटभक्षी पौधों के दो और उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी और आप प्राप्त कीजिए। Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? क्या ये संभव है कि इस प्रकार के पौधे को मिट्टी से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? मृतजीवी, आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे। बारिश के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों या तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन के इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. Activity 1.2. ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे पानी में भिगो लीजिए। इसे किसी नम और सूखे स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए या उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं 1.8। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखिए और अपने जो भी देखा उसको नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ी होगी। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली या पोषण विधि अलग अलग प्रकार की होती है। ये मृत और विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और उसे साधारण और विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े और कई पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम और उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए बारिश का समय सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करता है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती है। अपने पेरेंट्स से कवक यानी फंजाई द्वारा होने वाले नुकसान पर बातें कीजिए। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। पहेली is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पादन पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हों, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक से खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं?
Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicines. कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें पानी और पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, पानी, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में या माली को बगीचे के लॉन और गमलों में खाद उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मिट्टी में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं और मृदा में यानी मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पौधों के पोषण की आवश्यकता के बारे में पता हो तो हम न केवल पौधों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए हमेशा नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन पौधे इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पौधे राइजोबियम जीवाणु को रहने यानी कि आवास और खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए बहुत महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी में नाइट्रोजनीय उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पौधे अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पौधों और कई प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? What you have learnt
सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए और आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड। हरे पादप यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पौधे परजीवी हैं, वे परपोषी पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition. कुछ पौधे अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी कि वो विषमपोषी कहलाते हैं।